बड़बीघा विधानसभा सीट की बड़बीघा भी चर्चा में है। बड़बीघा चर्चा में होने के पीछे मुख्य रूप से वजह है कि जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे, लेकिन जेडीयू को टिकट नहीं मिला। अब वो निर्दलीय मैदान में है। क्या वो दूसरों का खेल खराब कर पाएंगे? क्या वो तीसरा कोण बना पा रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच? ये समझने के लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, बड़बीघा के समीकरणों पर जेडीयू के जो पूर्व विधायक रहे हैं वो कितने असरदार साबित हो रहे हैं निर्दलीय के तौर पर? क्या वो तीसरा कोण वहां बनाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या कुछ अपडेट है वहां? देखिए, बड़बीघा में भूमिहार वोटर्स बहुत अच्छी संख्या में हैं और स्थिति यह है कि यहाँ भूमिहार वोटर्स कंफ्यूज हैं कि वो वोट करें तो किसको करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो पूर्व विधायक थे यहाँ से सुदर्शन कुमार, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जो अभी एमएलए हैं, पूर्व विधायक कहना ठीक नहीं होगा, वो अभी भी सिटिंग एमएलए हैं जब तक विधानसभा का कार्यकाल है। तो सुदर्शन कुमार सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उनका टिकट कट चुका है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो एक वो दावेदार हो जाते हैं, वो भी भूमिहार जाति से हैं। एनडीए से ये सीट जेडीयू को गई है, तो यहाँ पर कुमार पुष्पंजय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भूमिहार हैं। तो एक वहां पर दूसरे भूमिहार देखते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है त्रिशूलधारी सिंह को, वो भी भूमिहार हैं। इसके अलावा जनसुराज ने जिनको प्रत्याशी बनाया है कैप्टन मुकेश कुमार को, वो भी भूमिहार हैं। तो भूमिहारों के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो किस भूमिहार को वोट करें, क्योंकि यहाँ का जो चुनाव है इसलिए इस बार बहुत दिलचस्प बन गया है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आमने सामने की लड़ाई न होकर ट्रायंगुलर फाइट तो एटलीस्ट होने जा रही है, जिसमें कि आपको जेडीयू और कांग्रेस के प्रत्याशी तो होंगे ही। सुदर्शन कुमार जो कि सिटिंग एमएलए हैं अभी निर्दलीय, वो तीसरा कोण बनाते हुए दिख सकते हैं। इसमें अगर वो दिखें तो बहुत अचंभित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बड़बीघा जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की जो है होम कंस्टिट्यूएंसी रही है। यहाँ पर राजो सिंह यानी राजो बाबू भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी भी यहाँ से कई बार चुनाव जीते हैं। खुद अशोक चौधरी भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव जो है वो जीतते रहे। पहले ये सामान्य सीट थी 1952 से 72 तक, फिर 1977 से 2010 तक ये जो है आपको एससी आरक्षित सीट रही और फिर 2010 से ये सामान्य सीट हो गई है। तो यहां पर अगर आप स्थिति देखिए कि राजो सिंह की एक पकड़ कह लीजिए, उनकी पहचान कह लीजिए, वो है। और जो सुदर्शन कुमार हैं वो राजो सिंह के पोते हैं। तो राजो सिंह के पोते होने की वजह से एक सिंपैथी उनके प्रति भी है कि उनको वोट किया जाए। लेकिन पिछली 2 बार से वो यहां पर विधायक भी हैं। 2020 में ये जेडीयू से चुनाव जीते थे और 2015 में ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। तो 2 बार से विधायक हैं, तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी भी है इनके साथ। तो दोनों ही चीजें दिखती हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा प्रबल है या फिर जो राजो सिंह के पोते हैं उसकी वजह से और जो टिकट कटा है उसकी वजह से जनता के बीच एक सहानुभूति है। इसका फैसला तो 14 नवंबर को ही होगा जब परिणाम सामने आएगा। दूसरी तरफ कुमार पुष्पंजय को यहां पर जेडीयू ने टिकट दिया है। वो आपको आरपी शर्मा के बेटे हैं और उनके ऊपर जो विपक्षी आरोप लगाते वो ये लगाते हैं कि वो बाहर के हैं और ये बातें कही जाती है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने भी इस बार कमाल किया और उसने कमाल ये किया कि उनके जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में सुदर्शन कुमार से 113 वोटों से हारे थे, सिर्फ 113 वोटों से गजानंद शाही उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह उन्होंने त्रिशूलधारी सिंह को टिकट दिया है। हालांकि त्रिशूलधारी सिंह लोकल हैं, उसका एडवांटेज उनको मिल सकता है। तो ये चीजें दिखती हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि कभी नीतीश कुमार के करीब रहे, दोस्त रहे, सहयोगी रहे सतीश कुमार भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कुर्मी वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है। तो क्या सतीश कुमार अभी भी
कुर्मी वोटर्स को अपनी तरफ अपील कर सकते हैं? क्या कुर्मी वोटर्स सतीश कुमार की तरफ जाएंगे? अगर वो उधर चले गए तब फिर जो है जेडीयू के लिए परेशानी यहां बहुत बढ़ जाएगी। 90 के दशक में कुर्मी चेतना रैली हुई थी, उसके सूत्रधार थे सतीश कुमार, तो वो भी बड़े नेता हैं। तो लेकिन वो समय और था, ये समय कुछ और है, तो कितना वोट वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये देखना जो है यहां पर दिलचस्प होने जा रहा है। यहां पर यादव वोटर्स की संख्या भी ठीक ठाक है, 9.5 10.5% के आसपास है। तो मुकाबला तो भूमिहारों के बीच हो रहा है। तो कांग्रेस का इक्वेशन क्या है कि एमओवाई को वो अपनी तरफ कर ले, लेकिन एक निर्दलीय है संजय प्रभात, वो यादव जाति से आते हैं, वो भी एयर कंडीशनर लेकर घूम रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो जो है यहां से यादव वोटों में एक सेंधमारी कर सकें। बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है मुरारी कुमार। तो एक यहां पर कुल 9 प्रत्याशी जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप जातीय समीकरण देखिए, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं, तो यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 22.22% हैं। तो उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, और वो किस तरफ वोट करते हैं उसमें से बड़ा चंक किसके लिए निकलता है, क्योंकि जो अनुसूचित जाति के वोट्स होते हैं वो भी अलग अलग चंक में जाते हैं। रविदास एक तरफ वोट करते हैं, पासवान एक तरफ वोट करते हैं, और इसी तरह से मांझी एक तरफ से वोट करते हैं, पासी एक तरफ वोट करते हैं। तो ये चीज देखने में आता है। यहां पर मुस्लिम 4.1% हैं, यादव 9.5 से 10.5% हैं। तो एमओवाई 14 से 15% है। जब एमओवाई 14 से 15% है तो यह बात साफ है कि आरजेडी का इस सीट पर जो है लड़ने का बहुत मजबूत इरादा होता नहीं है, इसलिए यह सीट जो है कांग्रेस को दी गई है लड़ने के लिए। यहां पर राजपूत 2 से 3% हैं, ब्राह्मण 2.5 से 3.5% हैं, लेकिन भूमिहार यहां पर जमकर हैं। लगभग आप देखें तो 21 से 23% जो हैं वो कम से कम यहां पर हैं। कोई इसको 25-28% तक भी कहते हैं। लेकिन अगर इतना भी आप मान लीजिए तो सामान्य जाति के वोट 25 से 27% के आसपास हैं। कुशवाहा 1.5 से 2% हैं। कुर्मी 16 से 17% हैं, जिस पर कि सतीश कुमार की भी नजर लगी हुई है। तो ये 18 से 19% लवकुश के वोट आते हैं, और वैश्य जो हैं वो 10 से 10.5% हैं। तो जेडीयू का गणित बहुत सीधा होता है कि भूमिहार वोटर्स आपस में बटेंगे, उसमें जो उनके कैंडिडेट हैं वो भूमिहार वोट में अपना हिस्सा निकालेंगे, और फिर साथ में जो है आपको जो सामान्य जाति के अदर वोटर्स हैं, राजपूत ब्राह्मण, वो उनकी तरफ आएंगे, और फिर लवकुश के वोट और वैश्य के वोट लेकर वो चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट होती है, तो पिछली बार 33% में जीत हार हुआ है। तो अगर किसी को 35-37% वोट आ जाए तो उसकी नैया पार हो सकती है यहां पर, और यही जेडीयू की प्लानिंग होती है। लेकिन जेडीयू की प्लानिंग में पलीता लगा सकते हैं कौन? सतीश कुमार। अगर सतीश कुमार कुर्मी वोटों में ठीक ठाक सेंधमारी कर जाते हैं तब फिर जेडीयू के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, और तब जो कांग्रेस का समीकरण है कि एमओवाई के 14-15% के साथ वो भूमिहार वोटों में अपना हिस्सा निकाले, और जो अनुसूचित जाति और अदर ओबीसी ईबीसी हैं 8 से 10%, मतलब जो ये 30 से 32% का चंक है, इसमें से बड़ा हिस्सा लेकर निकले, और वो उसके वोटों का आंकड़ा जो है वो 34-35% के पास पहुंच जाए, तो जीत उसकी भी हो सकती है। सुदर्शन कुमार भी यही प्लानिंग के साथ आगे चल रहे हैं कि भूमिहार वोटों में उनको एक सिंपैथी वोट मिलेगा, वो उनके पास आएगा, और फिर जो अनुसूचित जाति के वोट है और अदर ओबीसी ईबीसी में वो अपना हिस्सा चाहेंगे। तो यहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट बनते हुए दिख रही है, जिसमें कि सतीश कुमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है कि वो जो है कुर्मी वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। तो बरबीघा में एक रोचक और कांटे का मुकाबला, और त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसी को भी मिल सकती है, मार्जिन क्लोज हो सकता है। जैसे कि पिछली बार सिर्फ 113 वोटों का था, यहां पर मैं पिछले 3 चुनाव में देख रहा हूं तो 2015 में
5,500 का मार्जिन, 2010 में 3,000 का मार्जिन। तो चूंकि अगर कई कोनों में चुनाव होता है तो 34-35% में जीत हार हो जाती है, तो मार्जिन भी थोड़ा सा कम ही रहता है। तो बरबीघा में एक कांटे का मुकाबला इस बार भी दिख रहा है, इसलिए यहां पर कोई भी भविष्यवाणी करना समझदारी का काम नहीं है। 14 नवंबर तक इंतजार कीजिए। चलिए, तो समीकरण बड़े ही दिलचस्प हैं बरबीघा के, और बरबीघा को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनता के मन में क्या है। इसके लिए अब 14 नवंबर का वाकई में इंतजार करना पड़ेगा।